छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 भारत और भारत की स्थिति एवं भौतिक विभाग के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम आपको पिछले पार्ट में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बताए थे। अब आज हम उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। देखो, उत्तर का विशाल मैदान 3 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम का मैदान, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी मैदान। और उत्तर के मैदान को 3 प्रमुख प्रणालियाँ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसकी 3 प्रणालियाँ हैं जिनके द्वारा लाई गई मिट्टी से मैदान का निर्माण होता है। और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का भी, इसे जो उत्तर का मैदान है इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का भी मैदान कहते हैं। ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबा और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई वाला है। यह लगभग एक सपाट मैदान है जिससे ऊंचावच में बहुत कम अंतर है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, उपर्युक्त जलवायु, पर्याप्त जल आपूर्ति और कृषि कार्य के विकास में बहुत आवश्यक है। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए इसके भाग कि पश्चिमी मैदान, पहला नंबर का है पश्चिमी मैदान, फिर मध्यवर्ती और फिर पूर्वी। इसको हम नक्शे के माध्यम से देखते हैं। तो ये हो गया अपना पश्चिमी मैदान। फिर मध्यवर्ती, बीच वाला जो भाग है ये मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में ये आता है पूर्वी मैदान। तो पश्चिमी मैदान में देखिए, पश्चिमी मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। और इसका ढाल उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की ओर इसका ढाल है। और इसका पश्चिमी भाग मरुस्थल है। इसका पश्चिमी भाग क्या है? तो मरुस्थलीय है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। और लूनी यहाँ की नदी कौन सी है? पश्चिमी मैदान की लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। और यमुना नदी के पश्चिमी भाग से यमुना जो निकलती है उसके सतलज और व्यास और जो रावी नदियां हैं, सतलज, व्यास और रावी नदियां बह करके यमुना से बह करके आती है ये पश्चिम मैदान में। और जिसकी अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, इसलिए इसे पंजाब में खादर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब में इसे खादर भूमि के नाम से जाना जाता है। ये है अपना पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान को आप लोगों ने देख लिया। उसी प्रकार से ये पूरा पश्चिमी मैदान का भाग है। अब हम देखते हैं मध्यवर्ती मैदान। तो जो बीच वाला जो भाग है ये मध्यवर्ती मैदान है। ये मध्यवर्ती मैदान, तो मध्यवर्ती मैदान का विस्तार यमुना नदी से बांग्लादेश तक 1400 किलोमीटर है। कितना? तो 1400 किलोमीटर। और इसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नहीं, इधर से, इस साइड से पश्चिम से पूर्व की ओर है इसका ढाल। जिस क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है उसे खादर, और जहां नहीं पहुंचता उसे बांगर कहा जाता है। जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है उसे खादर, और जहां नहीं पहुंचता उसे बांगर कहते हैं। हिमालय से लगे भाग को तराइन कहते हैं। और जो हिमालय से जो लगा हुआ भाग है, यहाँ इस क्षेत्र में हिमालय से लगा हुआ भाग है, उसे तराइन कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है। अब आपको दिखाते हैं हम कि बांगर भूमि और खादर भूमि में क्या अंतर है। बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर देखिए। तो बांगर भूमि और खादर भूमि में मुख्य अंतर, बांगर भूमि यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो प्राचीन निक्षेपों से निर्मित, इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। और खादर भूमि यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि जिसमें काप मिट्टी पाई जाती है। काप मिट्टी वाले, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, इसमें काप पाया जाता है। फिर बाढ़ का जल इन तक नहीं पहुंच पाता। जो बांगर भूमि है उसमें बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। और खादर भूमि में, इस भूमि में बाढ़ से डूबी हुई रहती है। यानी ये जो भूमि है खादर भूमि, ये पूरे पानी से ढकी हुई है, डूबी हुई रहती है। फिर इसमें जल तल की गहराई अधिक होती है। जल का जो तल है वो गहरा होता है। और इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। फिर देखते हैं इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानों में पाया जाता है। कौन सी भूमि का? बांगर भूमि का। और खादर भूमि का
इसका जो मैदान है बिहार और बंगाल में मुख्यतः इसका विस्तार होता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न में आता है बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर लिखो, तो आपको ये इस टाइप से लिखना है, बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर। अब हम देखते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान के इस मैदान में एक 650 किलोमीटर लंबा और लगभग चौड़ाई 100 किलोमीटर है। और यह ब्रह्मपुत्र का भी मैदान, जो पूर्वी मैदान है उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। और इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है। इस प्रकार से ये पूर्वी मैदान हो गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आपको नक्शे में भी पूर्वी मैदान को दिखा देते हैं। देखिए नक्शे में पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान की लंबाई आपको बता दी। इसे ब्रह्मपुत्र, पूर्वी मैदान को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई 650 और चौड़ाई 100 किलोमीटर की होती है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं अब प्रायद्वीप का पठार। प्रायद्वीप का पठार, तो यह सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवानालैंड का ही एक भाग है। जो प्रायद्वीप का पठार है ये गोंडवानालैंड का ही एक भाग है। इसके समुद्र से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और यह पठारी भाग तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक ओर से स्थली भाग से घिरा है, तो उसे प्रायद्वीप का पठार कहते हैं। और यह त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उत्तर की ओर दिल्ली और राजमहल की पहाड़ियों से उत्तरी मैदान तक फैला हुआ है। और यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बनाते हैं। इसके दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीप का पठार देश का सबसे बड़ा भौतिकी प्रदेश है। प्रायद्वीप पठार को 2 उपभागों जैसे मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं दक्कन का पठार। इससे मध्यवर्ती उच्च भूमि को देख लीजिए। मध्यवर्ती पठार का उत्तरी भाग अनेक पठारों से आच्छादित है। इसमें विविध प्रकार की नदियां हैं, बेतवा, काली, शेंदर, चंबल और माही नदियां हैं। और उसी प्रकार से इसी भाग में नर्मदा और सोन नदी की घाटियों में विंध्याचल, कैमूर पहाड़ी और सोन नदी के पूर्व की ओर झारखंड का छोटे नागपुर का पठार भी इसी क्षेत्र में है। और महानदी, सोन और स्वर्ण रेखा और दामोदर नदियां प्रभावित होती है। इसमें खनिज का भंडार, जो मध्य भाग है उसमें खनिज का भंडार अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार पर टिप्पणी लिखी, ऐसा आता है। तो दक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा, मैकाले और सतपुड़ा, महादेव और मैकाल के दक्षिणतम छोर में है। तो देखिए सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी और महादेव श्रेणियाँ ये अपने नक्शे में दिख रही हैं। इसमें दर्रे भी हैं, थालघाट, भोरघाट दर्रे हैं। ये थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है। और देखिए ये पठार है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये मैकाल पर्वत श्रेणी। विविध प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं और इनके नाम भी अलग अलग है। जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है दक्कन के पठार को। केरल और तमिलनाडु की जो सीमा है उसमें अन्नामुदई के नाम से जाना जाता है। देखिए कि दक्कन का पठार तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसमें दर्रे थालघाट, भोरघाट और पालघाट ये दर्रे हैं। और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल तमिलनाडु में अन्नामलाई के नाम से इसे जाना जाता है। और पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। अन्नामलाई की शाखाएं पालनी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदई पालनी पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी घाट 800 किलोमीटर लंबा है। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये देखिए महेंद्रगिरी आपको ये नक्शे में दिख रही होगी। इसकी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इस प्रकार से ये दक्कन का पठार हो गया। प्रायद्वीप पठार अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना होने के कारण इसे खनिज पदार्थ के लिए धनी माना जाता है। कर्नाटक में सोना, मध्य प्रदेश में हीरा, संगमरमर, चूने का पत्थर, मैंगनीज, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयला और बिहार उड़ीसा में लोहा और महाराष्ट्र में काली मिट्टी के कारण यहाँ कपास की खेती होती है। दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीप पठार में मसाले और चाय, कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। विद्युत उत्पादन की भी अधिक संभावना है। पठारी
अटकमंड और पचमढ़ी और महाबलेश्वर आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार से हमने मैदानों के बारे में आज अध्ययन किया। अब हम अगले पार्ट में तटीय क्षेत्र है, जो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, तट एंड समुद्र के किनारे के बसे हुए क्षेत्र, हम उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार वीडियो प्राप्त करते रहिए।